चलो इधर ध्यान दो। क्या रिवाइज किया हमने कल, बताओ। क्या रिवाइज किया कल हमने? रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, उसमें ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम रिवाइज किया। उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद और क्या रिवाइज करवाया है आपको? ब्रीदिंग को रिवाइज किया एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस रहती है, इट इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। ब्रीदिंग मतलब उसमें 2 फेज होता है। एक रहता है इंस्पिरेशन, दूसरा होता है एक्सपिरेशन। ओके, O2 को जब अंदर लिया जा रहा है इंस्पिरेशन, CO2 बाहर एक्सहेल हो रहा है, दैट इज एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के अलावा जैसे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, लंग्स में जाता है, अल्वियोलाई में जाता है, सो इट विल क्रॉस द अल्वियोलाई एंड एंटर इन द ब्लड कैपिलरी, एंड CO2 फ्रॉम ब्लड कैपिलरी एंटर्स इन अल्वियोलाई। उसको क्या बोला गया था, बताओ? क्या बोला गया था उसको? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो O2 जो है ये ब्लड में जाएगा और CO2 जो है वो ब्लड से निकलकर अल्वियोलाई में जाएगा, तो उसको नाम दिया गया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन को जैसे आपको कल बताया कि 4 स्टेप में रहता है रेस्पिरेशन। एक होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के बाद दूसरा रहता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर होता है इंटरनल रेस्पिरेशन एंड लास्ट वन इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ओके, तो ब्रीदिंग को हमने कंप्लीट किया। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे याद करो। इंस्पिरेशन में डायफ्राम क्या हो रहा था? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने से कैसे बन रहा था? इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो रहे थे? कॉन्ट्रैक्ट। इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर रिब केज को पुल कर रहे थे अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो अंदर का वॉल्यूम क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था, इसीलिए एयर अंदर आ रही थी, इंस्पिरेशन हो रहा था। ओके, दूसरा क्या रहता है? एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन में डायफ्राम क्या हो जाता है? रिलैक्स, इट विल अगेन बिकम अ डोम शेप। इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या हो जाता है? रिलैक्स। तो रिब केज इज पुल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। इन शॉर्ट, अंदर का जो थोरेसिक कैविटी है वो डिक्रीज हो रहा है। अंदर का कैविटी डिक्रीज होगा तो अंदर से एयर कहाँ पे जाएगा? बाहर। एक्सपिरेशन होगा, ये हमने पढ़ा। अभी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में अल्वियोलर एयर जो है, अल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? PO2 104 mm of Hg। और कैपिलरी में ऑक्सीजन कितना था? ओनली 40 mm of Hg। इसीलिए अल्वियोलाई को ऑक्सीजन कहाँ पे गया? कैपिलरीज में गया। CO2, कैपिलरी में CO2 कितना था? 45 mm of Hg। अल्वियोलाई में कितना था? ओनली 40 mm of Hg। इसीलिए CO2 कैपिलरी से निकल के कहाँ पे गया? अल्वियोलाई में गया। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा। अभी उसके आगे आज हमको पढ़ना है अबाउट द एक्सटर्नल के बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। सी, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होना, ये आएगा इन इंटरनल रेस्पिरेशन। कि लंग्स में जो ऑक्सीजन है, फिलहाल ऑक्सीजन कहाँ पर है? अल्वियोलाई में है। ये अपना अल्वियोलाई, इसमें क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अल्वियोलाई का कहाँ पे आ गया था? ब्लड में। तो ब्लड का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ तक जाएगा? टिश्यूज तक जाएगा। ऑक्सीजन कहाँ पर एंट्री किया है? ब्लड। ब्लड से ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? टिश्यूज तक जाएगा। तो ये हो गया इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके, ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है उसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्लड में जो ऑक्सीजन है ये ब्लड से कहाँ तक जाएगा? टिश्यूज तक जाएगा। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है। हमारे बॉडी का हर एक सेल रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन में क्या जनरेट हो रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यूज में जनरेट होने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कहाँ तक लेके आएंगे? अल्वियोलाई तक। समझ में आया? अल्वियोलाई का ऑक्सीजन कहाँ तक लेके जाएंगे? टिश्यूज तक। टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ उसको कहाँ तक लेके आना है? अल्वियोलाई तक। तो ये जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन अ ब्लड, दैट इज नोन एज द इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? तो कैसे होगा फिर गैसेस का ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन कितने तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है याद करो?
दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा। पहले तो कितना परसेंट, 97%। 97% ऑक्सीजन जो है उसे कौन एक्वायर करेगा, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होता है। 1 हीमोग्लोबिन इट कंबाइंस विद 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन ने ब्लड में एंट्री किया तो हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में आरबीसी के अंदर का उसने ऑक्सीजन को पकड़ लिया। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है तो क्या बनेगा, Hb4O2। तो ये जो बना है Hb4O2 दिस इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हमारे ब्लड में 97% ऑक्सीजन जो है वो कैरी किया जाता है। क्लियर। बाकी कितने परसेंट बचा अभी, 3%। तो बचा हुआ 3% जो ऑक्सीजन रहता है इट इज डिसॉल्व इनटू द प्लाज्मा। ओके, ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा। तो डिसॉल्व फॉर्म में 3% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होगा। अब इसमें एक कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया था। कौन सा कंसेप्ट अप्लाई किया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। याद है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सी, जैसे जैसे ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होते जा रहा है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ते जा रहा है और हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन होते जा रहा है। हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन हो रहा है मतलब हीमोग्लोबिन किसको कंबाइन करता है, ऑक्सीजन को कंबाइन करता है। फिर से एक बार समझो, जैसे जैसे हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में एंट्री कर रहा है तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का क्या होता है फिर इस केस में, सैचुरेशन। तो ये जो कर्व है ये कर्व कौन सी बनने वाली है, सिग्मोइड कर्व। मतलब स्टार्टिंग में जैसे जैसे ब्लड में ऑक्सीजन आया हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा और Hb4O2 का परसेंटेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कितने परसेंट तक बढ़ेगा ये, 97%। उसके बाद अब हीमोग्लोबिन तो यूज हो चुका है, उसके बाद अब कितना भी ऑक्सीजन अब ऐड करो, इसके आगे कितना भी ऑक्सीजन अगर आप ऐड करेंगे तो भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ेगा क्या, नहीं। मतलब ये कर्व कैसे हो जाएगा यहाँ पर, कांस्टेंट। समझ में आया ना। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन ऐड होते जा रहा है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ते जा रहा है। जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ते जा रहा है तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ते जा रहा है, एक टाइम तक बढ़ेगा। एक टाइम के बाद ये जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए ये एस शेप का सिग्मोइड कर्व हमें मिलता है। और ये जो कर्व है इस कर्व को क्या बोलते हैं फिर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, इस कर्व को हम नाम देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या हुआ वो समझ में आया आपको, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेते गया उसका सैचुरेशन बढ़ते गया पर एक लेवल तक। उसके बाद हम और ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो भी हीमोग्लोबिन उसको ले पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन जो उसके सारे मॉलिक्यूल्स अभी एंगेज हो गए हैं, ऑक्युपाई हो गए हैं। क्लियर विद द कंसेप्ट। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है, हीमोग्लोबिन। कहाँ से लेके आएगा, ब्लड टू द टिश्यूज। अब टिश्यूज के पास जब आ गया, टिश्यूज के पास आने के बाद हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा ना। क्यों छोड़ेगा, तभी तो वो सेल्स के अंदर जाएगा ना। बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है। हीमोग्लोबिन ऑटो अगर सवारी लेके आता है तो सवारी को उतारना पड़ता है ना, तभी तो ऑटो दूसरी सवारी लेगा। तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को लेकर आया सेल्स तक लेकर आया, टिश्यूज तक लेके आया, ठीक है। पर टिश्यूज तक लाने के बाद हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को छोड़ना भी होगा। अगर वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो ही तो बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन को लेंगे। ओके, तो टिश्यूज में आने के बाद क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो है ये और ऑक्सीजन जो है ये दोनों भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ। अब ये डिसोसिएशन के लिए कौन कौन से कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है,
तो पहली कंडीशन क्या है, हाई CO2। हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे टिश्यूज रेस्पिरेशन करते हैं, बॉडी सेल्स टिश्यूज रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में क्या जनरेट करते हैं, ये CO2। रेस्पिरेशन में जो CO2 निकल करके बाहर आता है, तो ये CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना सेल्स पर, टिश्यूज पर। तो सेल्स पर, टिश्यूज पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है, छोड़ देता है कि तू सेल्स के अंदर में चला जा। टिश्यूज के पास टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, तो हाई टेम्परेचर। तीसरी कंडीशन है हाई H पॉजिटिव आयन। अब टिश्यूज के पास, बॉडी टिश्यूज में H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा है, अभी CO2 में समझेंगे आपको, ठीक है। CO2 में पढ़ेंगे तो अभी वो क्लियर होगा कि टिश्यूज पर H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कैसे ज्यादा। तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे ऑक्सीजन अंदर गया, अल्वियोलाई से अंदर गया ब्लड में, तुरंत हीमोग्लोबिन ने पकड़ लिया। जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ते जा रहा है, हीमोग्लोबिन सैचुरेट होते जा रहा है, उसका सैचुरेशन जो है वो बढ़ते बढ़ते जा रहा है, एक टाइम आने के बाद हो जाएगा कांस्टेंट। सो दिस इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ओके। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होती है, इट कैन शिफ्ट टू द राइट साइड। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड का मतलब क्या है कि इट इज रिलीजिंग द O2। हीमोग्लोबिन जैसे ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ओके। हीमोग्लोबिन ने जैसे ऑक्सीजन को छोड़ दिया, मतलब HbO2 डिसोसिएट हो गया। तो ये जो कर्व है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, ये कौन से वाले साइड में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। नीट का क्वेश्चन भी है ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट टू द राइट साइड इन विच कंडीशंस। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा तभी तो बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आया ये आप लोगों को। इस इफेक्ट को क्या नाम दिया था, याद करो, दैट इफेक्ट बोहर्स इफेक्ट, ओके। सो उसको हमने बोहर्स इफेक्ट ऐसे नाम दिया था। तो ये ऑक्सीजन का क्लियर हो गया। अभी CO2 की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं। देखो बोर्ड पे ध्यान दो। CO2 कहाँ से निकला है, टिश्यूज से, और कहाँ तक जाना है उसको, लंग्स, अल्वियोलाई। ऑक्सीजन अल्वियोलाई में ब्लड में आया था, उसको टिश्यूज तक लेके जाना था, और CO2 टिश्यूज में निकला है। तो टिश्यू से CO2 को कहाँ पे लेके जाना है, लंग्स। और ऑक्सीजन को लंग्स से कहाँ तक लेके आए थे हम, टिश्यूज तक लेके आए थे। ऑक्सीजन टिश्यूज को गया और टिश्यू का जो CO2 है वो लंग्स के पास में जा रहा है, ठीक है। कैसे जाएगा, कितने तरीके से जाएगा बताओ, तीन तरीके। सबसे पहले 7% CO2, 7% CO2 जो रहेगा, इट विल डिसॉल्व इन अ प्लाज्मा। टिश्यूज, जैसे टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करते हैं, 7% CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। प्लाज्मा मतलब क्या, वाटर। CO2 वाटर में डिसॉल्व होगा और क्या बनेगा वहां पर, H2CO3। H2CO3 का मतलब क्या है, कार्बोनिक एसिड। समझ में आया। सेल्स ने जैसे CO2 को तैयार किया, वैसे 7% CO2 जो है वो ब्लड में, प्लाज्मा में, वाटर में कंबाइन हुआ और उसने बनाया है कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड के थ्रू CO2 जो है वो लंग्स तक जा रहा है, 7% ही बस, ओके। इसके बाद सेकंड स्टेप 23% CO2। 23% CO2 को कौन एक्सेप्ट करता है बताओ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन CO2 को लेगा और ये बनेगा H2CO2, HbCO2, मतलब क्या नाम है इसका, याद करो, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। फिर से रिपीट करो, क्या नाम है इसका, अगेन क्या नाम दिया था उसका, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है 3 अलग अलग तरीके से होता है। सबसे पहले तो 7% CO2 वाटर में, प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा in the form of, it will produce the carbonic acid and in the form of carbonic acid वो लंग्स तक गया। दूसरा 23% CO2 जो रहेगा वो कंबाइन होगा विद हीमोग्लोबिन।
ओके, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा एंड क्या तैयार होगा वहां पर बताओ, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। सो 23% CO2 जो है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, लंग्स तक जा रहा है। समझ में आया ये दूसरा। अभी तीसरी कंडीशन मतलब क्या है, कितना परसेंट बचेगा अभी बताओ, 70%। तो 70% CO2 जो है इट एंटर्स इन RBC। 70% CO2 जो कि टिश्यूज में तैयार हो गया, वो 70% CO2 अपने रेड ब्लड कार्पसस RBCs के अंदर एंट्री करता है। RBC के अंदर जाने के बाद CO2 किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर। बट ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें एक एंजाइम काम करता है जो कि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है। ओके, क्या नाम है उस एंजाइम का बताओ एक बार, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। फिर बताओ क्या नाम है एंजाइम का, कार्बोनिक अनहाइड्रेज। तो 70% CO2 RBCs के अंदर गया, वाटर के साथ मिक्सअप हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज, जो कि एक सेकंड में कितने कार्बोनिक एसिड बनाता है। एनसीईआरटी वाले, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि ये जो कार्बोनिक एसिड मॉलिक्यूल्स है एक सेकंड में कितने बनते हैं, 6000 नियर अबाउट 6000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। एक सेकंड में 6000 मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसके, कार्बोनिक एसिड। बोर्ड पर ध्यान दो इधर। तो CO2 वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है, किसके अंदर कंबाइन हो रहा है बताओ, RBCs के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ईच एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज। और क्या तैयार हो रहा है यहाँ पर, कार्बोनिक एसिड। बोर्ड पे ध्यान दो। लेकिन ये जो कार्बोनिक एसिड है ये यहाँ पे क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव HCO3 निगेटिव में। H पॉजिटिव को ले लेता है हीमोग्लोबिन, H पॉजिटिव आयंस को कौन ले लेता है, हीमोग्लोबिन, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हीमोग्लोबिन। फिर एक बार ध्यान दो, RBCs के अंदर 70% CO2 गया, उसने ऐसे ही वाटर के साथ कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाया, बट ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होंगी बिकॉज ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। ये एंजाइम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम कहलाता है। तो यहाँ पे बनेगा कार्बोनिक एसिड, बट इट इज अनस्टेबल। ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है, इसीलिए ये डिसोसिएट हो गया RBC के अंदर। H पॉजिटिव अलग हुआ, HCO3 निगेटिव अलग हो गया। H पॉजिटिव को किसने एक्सेप्ट किया है, हीमोग्लोबिन, और क्या तैयार किया उसने यहाँ पर, रिड्यूस हीमोग्लोबिन। ओके, HCO3 निगेटिव का क्या होगा, तो HCO3 निगेटिव जो है वो बाहर जाएंगे। बाहर मतलब कहाँ पे जाएंगे ना, प्लाज्मा। प्लाज्मा में कंबाइन होंगे सोडियम के साथ तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, या पोटेशियम के साथ कंबाइन होंगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट तैयार होगा। समझ में आया, सोडियम के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट बनेंगे, पोटेशियम के साथ में पोटेशियम बाइकार्बोनेट तैयार होगा। ओके, अब HCO3 निगेटिव जो है बाहर गए, प्लाज्मा में गए, तो उसके बदले में प्लाज्मा से कौन अंदर आ गया है, Cl निगेटिव। HCO3 निगेटिव बाहर प्लाज्मा में गए तो उनके बदले में प्लाज्मा से कौन अंदर आ गया है, Cl निगेटिव। HCO3 के बदले में Cl निगेटिव का अंदर आना क्या बोलते हैं उसको बताओ, क्लोराइड शिफ्ट, और इट इज ऑल्सो नोन एज द हैमबर्गर्स फिनोमिना। रिपीट करो एक बार, क्या नाम दिया था उसको, ओके अगेन क्या बोला था, हैमबर्गर्स फिनोमिना। ठीक है, हैमबर्गर्स फिनोमिना बोलेंगे उसको, या फिर उसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 फॉर्म में है। पहला कौन सा फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड का, रिपीट करना एक बार, कार्बोनिक एसिड। दूसरा फॉर्म कौन सा है कार्बन डाइऑक्साइड का, कौन सा फॉर्म है, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन। तीसरा फॉर्म क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो ये 3 अलग अलग फॉर्म में CO2 जो है ये टिश्यूज से लेकर के कहाँ पे जा रहा है, लंग्स। अब लंग्स में जाने के बाद
CO2 को बाहर निकलना है ना, लंग्स में जाने के बाद CO2 को बाहर निकलना है, वी हैव टू एक्सहेल द CO2। सो कैसे होगा ये, सी सारी रिएक्शंस जो है वो यहाँ पे रिवर्स होगी। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, तो लंग्स जो है, लंग्स में है हाई PO2, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है। लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा है तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन था, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बना था, तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन जो है उसमें से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है एंड H पॉजिटिव आयंस को वो अलग रिलीज कर देता है। लंग्स पे जाने के बाद सबसे पहली चीज क्या हुई, तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, यहाँ पे देखो आरबीसीज के अंदर बाइकार्बोनेट एंड H+ अलग हो गया था, H+ को हीमोग्लोबिन ने ले लिया था, रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बन गया था। तो लंग्स के पास जाने के बाद रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन में से H पॉजिटिव अलग हो गए और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेगा। ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन क्या तैयार करेगा, ऑक्सीजन को लेकर हीमोग्लोबिन, कहाँ पे लिखा है हमने, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करेगा Hb4O2। लंग्स में जाने के बाद हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, H पॉजिटिव आयंस अलग हो गए, क्यों, ऑक्सीजन ज्यादा है। तो हीमोग्लोबिन लंग्स पे ऑक्सीजन को ले लेता है और Hb4O2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो है इसको हम नाम देते हैं ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तैयार हो जाता है। आपको एक कंसेप्ट दिया है, सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एसिड, एक कंसेप्ट दिया है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करके काम करता है एज अ एसिड, उसको हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एसिड, क्यों उसको एसिड बोला, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के लिए H पॉजिटिव को छोड़ देता है, तो लंग्स पे H पॉजिटिव ज्यादा बढ़ गए ना, H पॉजिटिव बढ़ेंगे मतलब pH डिक्रीज होगा, एसिडिक होगा। 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दो, नहीं भी आपने तब ध्यान दिया होगा तो भी अभी ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। लंग्स के तरफ जाने के बाद रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन ने H+ को छोड़ दिया, क्यों कि ऑक्सीजन के साथ उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है। जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, यहाँ पे H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक्ट एज एसिड, pH डिक्रीज होगा, H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। प्रैक्टिकली इमेजिन करो, ऑक्सीजन गया, CO2 आया, हीमोग्लोबिन ने H+ को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को लिया, तो लंग्स के पास कौन ज्यादा है अभी, H+। उधर दूसरा चेंज क्या हो रहा है, तो दूसरे चेंज में सोडियम पोटेशियम आयन अलग हो जाते हैं, SCO3 निगेटिव को ये छोड़ देते हैं। ये लंग्स के पास हो रहा है। लंग्स में जाने के बाद ये सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट ने SCO3 निगेटिव को छोड़ दिया, ओके, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से और अगेन क्या तैयार होगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। फिर ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक होगा, H2O एंड CO2, और CO2 इज एक्सपायर्ड, CO2 को बाहर निकाल देंगे। और H2O जो है, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, यहाँ पे आप हाथ लगाओ, ब्रीदिंग करते हो आपको वाटर वेपर फील होंगे, नोज के पास हाथ लगाएंगे तो वाटर वेपर का फीलिंग होता है। सो दैट वाटर वेपर्स आर दिस H2O। समझ में आया क्या, O2 CO2 का ट्रांसपोर्ट कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन का क्या है, सिंपल, हीमोग्लोबिन CO2 को छोड़ देगा तो वो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। कार्बोनिक एसिड का क्या है, कार्बोनिक एसिड डायरेक्ट H2O और CO2 में ब्रेक हो जाएंगे। इसका क्या हुआ, तो H पॉजिटिव आ गए, इधर फिर बाइकार्बोनेट आ गए, कार्बोनिक एसिड बना, फिर CO2 H2 अलग अलग हो गए। तो ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब मेरे साथ 1-2 बार पूरा रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब क्या रहता है, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मतलब उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पे एंटर करता है, कहाँ पे गया ये, ब्लड, और वहां से लेके कहाँ तक लेके जाना है, टिश्यूज में। 2 फॉर्म में ये जाएगा। सबसे पहला कितने परसेंट, 97% ऑक्सीजन को किसने ले लिया है,
97% ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने ले लिया और क्या तैयार किया यहाँ पर? हाँ, क्या तैयार हुआ है यहाँ पर? है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन तैयार हुआ। देन 3% ऑक्सीजन कहाँ पे डिसॉल्व होता है ना? 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व फॉर्म में ये टिश्यूज तक जा रहा है। ठीक है, अब जैसे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, ब्लड में ऑक्सीजन आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, मतलब हीमोग्लोबिन का क्या होता है? सैचुरेशन। तो इनिशियली ये सैचुरेशन बढ़ते गया, पर एक टाइम के बाद कितना भी ऑक्सीजन बॉडी में डाला तो हीमोग्लोबिन तो कांस्टेंट है ना, उसका नंबर थोड़ी बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या, मतलब ये सैचुरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ये कर्व को क्या नाम दिया गया था? रिपीट करो एक बार। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। फिर रिपीट करो, क्या बोलेंगे उसको? ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब ये हीमोग्लोबिन टिश्यूज के पास जब जाता है, तब टिश्यूज के पास जाने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन। क्यों डिसोसिएशन होगा? क्योंकि टिश्यूज में क्या ज्यादा रहता है बताओ? अगेन क्या ज्यादा रहता है? हाई CO2, हाई टेम्परेचर, हाई H पॉजिटिव आयंस। ओके, अगेन टिश्यूज में क्या क्या ज्यादा रहता है? हाई CO2, हाई टेम्परेचर, हाई H पॉजिटिव आयन। इन सब की वजह से अब टिश्यूज में H पॉजिटिव आयंस क्यों हाई हो गई, ये समझ में आया क्या? ये सारी प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रही है ना, कि CO2 ऐसा बैठा है, भाई ऑक्सीजन तो तेरा काम कर ले, फिर मैं मेरा काम करूंगा, फिर ऑक्सीजन बैठेगा, CO2 तुम्हारा काम कर लो, मैं मेरा काम करूंगा। ये जो प्रोसेस हमने 1 by 1 पढ़ी, ये सब साइमल्टेनियस हो रही है। ऑक्सीजन इधर जा रहा है, CO2 वापस जा रहा है, तो टिश्यूज के पास में ये H पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं ना। ओके, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है और CO2 ज्यादा रहता है, इस वजह से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, जो जरूरी है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ेगा तभी तो टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये कर्व कौन से साइड में शिफ्ट होता है? इसमें राइट साइड। तो कर्व का स्टिप होना, राइट साइड में शिफ्ट होना, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होना। उसको कौन सा इफेक्ट बोला था? रिपीट करो एक बार। बोल्स इफेक्ट बोला है। दूसरा, अब टिश्यूज में क्या डेवलप हो रहा है? CO2 कहाँ तक लेके जाना है उसको? लंग्स तक। 3 फॉर्म में जाएगा। पहले कितना %? 70%। CO2 किस में डिसॉल्व हो गया? ये प्लाज्मा, मतलब वाटर, और क्या तैयार किया? सिंपली कार्बोनिक एसिड, और वो चला लंग्स के तरफ। फिर कितना % CO2 है? दूसरा 23% CO2 किसके साथ कंबाइन हुआ? हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हुआ, Hb के साथ कंबाइन हुआ। क्या तैयार करवाया है इसने? कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में वो लंग्स तक गया। तीसरा, कितना % CO2 किसके अंदर एंट्री करता है? आरबीसी के अंदर किसके साथ कंबाइन होगा? इन द प्रेजेंस, सब लोग रिवाइज करो, इन द प्रेजेंस ऑफ ईच एंजाइम। और क्या तैयार होगा फिर यहाँ पर? ये H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, बट इट इज अनस्टेबल, तो उसका डिसोसिएशन होगा। क्या अलग हो जाएंगे? H पॉजिटिव एंड SCO3 निगेटिव। SCO3 निगेटिव आरबीसी से निकलकर कहाँ पर आएंगे? कौन कंबाइन होगा उनके साथ? सोडियम पोटेशियम। क्या बनाएगा ये? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब जैसे बाइकार्बोनेट आयन बाहर गए, उनके ही साथ और कौन अंदर आ गए हैं? Cl निगेटिव। CO3 निगेटिव बाहर गए, उनके साथ कौन अंदर आ गए हैं? Cl निगेटिव, मतलब इसको Cl निगेटिव के अंदर आने को बोला गया। और इसका आगे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं दिया है, बस वो स्टेटमेंट दिया है कि वो अंदर आ रहा है। ओके, उसको बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्गर्स फिनोमेना। H पॉजिटिव आयंस को किसने ले लिया यहाँ पर? हीमोग्लोबिन। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? तो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ये बाइकार्बोनेट, ये कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, ये कार्बोनिक एसिड, सबके सब बॉडी में टिश्यूज में से निकले, सेल्स में से निकले, हम कहाँ पे जाके पहुंचे हैं? एट लंग्स में एक कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है? हाई PO2। लंग्स में जाने के बाद ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा, तो तुरंत हीमोग्लोबिन ने तो CO2 को छोड़ दिया जो बाहर निकल गया इसमें से, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में से। यहाँ पे हीमोग्लोबिन तुरंत क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा।
और किसको रिलीज कर देंगे बाहर, H पॉजिटिव आयन को। ओके, बाइकार्बोनेट से सोडियम पोटेशियम अलग हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। अगेन ये कंबाइन होकर क्या बनेगा यहाँ पर, फिर बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, H2CO3। H2CO3 का ब्रेकडाउन होगा, किसमें होगा, H2O एंड CO2। CO2 को क्या होगा, इट इज एक्सपायर्ड थ्रू द गोइंग एयर, एंड H2O तो वाटर वेपर के फॉर्म में एक्सपिरेशन से बाहर निकलता है। तो समझ में आया ये, और ये पूरा जो लंग्स के तरफ हो रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, हेल्डेन इफेक्ट। तो ये बोहर्स इफेक्ट, ये हेल्डेन इफेक्ट, और ये क्लोराइड शिप मतलब हैम्बर्गर्स फिनोमेना। क्लियर है? और भी किसी को डाउट होगा तो बाद में पूछो आप, कुछ इसमें से नहीं समझ में आया होगा, फिर से कुछ डाउट होगा तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं। हाँ, काय म्हटलं चित्रकलेचा फोटो घ्यायचा है क्या ऐसा? हाँ, तो ले लो, किसको ये फोटो लेना है, फिर ये मिटा के आगे हमको लंग वॉल्यूम्स पढ़नी है। हाँ, त्याच्यातनं पण घेता येते, ते हलवू नका, क्लिक कर।